हिंदी व्याकरण की इस यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्रिया के कुछ ऐसे जटिल रूपों को समझने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हम सब कर्ता कर्म क्रिया के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? पर क्या क्रिया का काम हमेशा इतना ही सीधा साधा होता है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इन्हीं कुछ खास स्थितियों को समझते हैं जहां क्रिया इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प रोल निभाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जब कर्ता खुद काम नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। इसे कहते क्या है? आइए देखते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया पूरी तरह से काम किसी और को सौंपने या किसी को इंस्पायर करने से जुड़ी हुई है। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए व्याकरण का एक बड़ा हिस्सा अपनी मुट्ठी में है। अब देखिए, इसमें एक मजेदार बात है और वो है कर्ता की भागीदारी का लेवल, मतलब वो काम में कितना शामिल है। और इसी से ये दो अलग अलग तरह की क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे इस उदाहरण में खिलाती शब्द पर ध्यान दीजिए। ये साफ साफ बता रहा है कि माँ बच्चे को खिलाने के काम में खुद शामिल है। इसे कहते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और अब यहां देखिए, पिलवाता है। इस शब्द से पता चलता है कि डॉक्टर तो बस आदेश दे रहा है, काम तो असल में नर्स कर रही है। तो बस यही है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो एग्जाम्स के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका पैटर्न याद रखना। नियम बहुत सिंपल है। पहले रूप के लिए आना लगा दो और दूसरे के लिए वाना, जैसे उठ से बना उठाना और उठवाना। है ना, एकदम आसान। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस क्रिया को जो हमें ये बताती है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम उसके बाद में। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि उस एक्शन को पहचानना है जो पहले पूरा हो चुका है। ये विजुअल इसे बहुत अच्छे से समझा रहा है। देखिए, नहाकर का मतलब है कि नहाने का काम पहले ही खत्म हो चुका है, उसके बाद जाने का काम हुआ। तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया हुई नहाकर। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कर प्रत्यय। जैसा कि हम इस उदाहरण में देख सकते हैं, जहां भी एक काम खत्म होकर दूसरा शुरू होता है, वहां पहली वाली क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। चलिए अब हमारी तीसरी और आखिरी तरह की क्रिया पर आते हैं। ये वो क्रिया है जो धातु में प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ने से बनती है। इन्हें एक तरह से क्रिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा समझा जा सकता है। एक मूल धातु लो, उसमें एक प्रत्यय जोड़ दो और बस बन गई एक नई क्रिया। इसके चार मुख्य प्रकार होते हैं: वर्तमानकालिक, भूतकालिक, पूर्वकालिक और क्रियार्थक। हर एक में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, जैसे चलता हुआ आदमी, पढ़ा हुआ पाठ या फिर टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जिसमें टहलना एक क्रियार्थक संज्ञा है। तो इन तीनों क्रियाओं को हमने समझ तो लिया, पर सवाल यह है कि परीक्षा में इन्हें फटाफट पहचानेंगे कैसे? चलिए एक जल्दी से रिकैप करते हैं। तो ये रही हमारी क्विक रिवीजन गाइड। प्रेरणार्थक पहचाननी है तो क्रिया के आखिर में आना या वाना देखो। पूर्वकालिक के लिए धातु के साथ जुड़ा हुआ कर ढूंढना है। और कृदंत, वो तो बस धातु और प्रत्यय का कॉम्बिनेशन है। बस इतना याद रख लिया तो समझो काम हो गया। तो हमने क्रिया की बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन क्रिया का मूड यानी उसकी वृत्ति या अर्थ को कैसे पहचाने? क्या काम निश्चित रूप से हो रहा है या वो बस एक संभावना है? यही सब जानेंगे हम इस सीरीज के तीसरे और अंतिम भाग में, तो उसे देखना बिल्कुल न भूलें। नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं और वो है क्रिया। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर ये क्रिया है क्या। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि अगर किसी वाक्य में क्रिया हो ही ना, तो वो वाक्य कैसा लगेगा? चलिए देखते हैं। ये देखिए, राजू स्कूल। अब ये तो अधूरा सा लग रहा है ना? मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजू स्कूल जा रहा है, आया है, क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे क्रिया है क्या, फिर बात करेंगे उसकी जड़ यानी धातु की, उसके बाद कर्म और फिर संरचना के आधार पर इसके प्रकार देखेंगे,
और आखिर में सब कुछ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चलिए तो अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। क्रिया वाक्य का प्राण। समझते हैं कि आखिर इसे वाक्य का प्राण कहते क्यों हैं। तो देखिए, क्रिया वो शब्द है जिससे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता है। मतलब इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। एक तरह से ये वाक्य का एक्शन वर्ड है। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्रिया के बिल्कुल मूल रूप की, मतलब वो हिस्सा जिससे हर क्रिया बनती है। इसे कहते हैं धातु। जी हाँ, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। ये क्रिया का वो सबसे छोटा रूप है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। सोचिए, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और पता है, धातु को पहचानना बहुत ही आसान है। बस किसी भी क्रिया में से उसका ना हटा दीजिए, जो बचेगा वही धातु है। जैसे पढ़ना में से ना हटाया तो क्या बचा? पढ़। बस यही धातु है। अब एक जरूरी बात, क्रियाओं को ना अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है। जो पहला और सबसे अहम तरीका है वो है कर्म के आधार पर। मतलब हम ये देखते हैं कि क्रिया का असर किसी और पे पड़ रहा है या नहीं। तो इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है अकर्मक क्रिया, जिसमें एक्शन का असर सिर्फ कर्ता यानी काम करने वाले पर पड़ता है, और दूसरी है सकर्मक क्रिया, जिसमें एक्शन का असर कर्ता को छोड़कर किसी और पर यानी कर्म पर पड़ता है। उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे गौरव रोता है। अब यहां रोने का असर सिर्फ गौरव पर हो रहा है, तो ये हुई अकर्मक क्रिया। वहीं दूसरा वाक्य है राम फल खाता है। यहां खाने का असर किस पर पड़ रहा है? फल पर। तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर तो हमने समझ लिया। अब क्रिया को बांटने का दूसरा तरीका देखते हैं, जो है उसकी बनावट यानी संरचना के आधार पर। अब देखिए, संरचना के आधार पर ना क्रिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया वगैरह वगैरह। हम इनमें से कुछ बहुत जरूरी प्रकारों को समझेंगे जो एग्जाम्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक है प्रेरणार्थक क्रिया। ये बड़ी मजेदार है। इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है, या कह ले किसी और से काम करवाता है। इसको बनाने का भी एक तरीका है। जब कर्ता खुद शामिल होकर काम करवाएं, तो धातु में आना जुड़ता है, जैसे उठ से उठाना। और जब कर्ता सिर्फ प्रेरणा दे, मतलब दूर से ही काम करवाए, तो वाना जुड़ता है, जैसे उठ से उठवाना। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। इसके तो नाम में ही इसका मतलब छिपा है। पूर्वकालिक यानी पहले के समय में हुई। जब कोई एक काम खत्म करके फौरन दूसरा काम शुरू कर दे, तो जो पहला वाला काम है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, वे पढ़कर चले गए। इसमें दो काम हुए, पढ़ना और जाना। अब जाने से ठीक पहले कौन सा काम पूरा हुआ? पढ़ने का। तो ये जो पढ़कर है ना, यही है पूर्वकालिक क्रिया। एक और मजेदार टाइप है नाम धातु क्रिया। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो धातु से नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों से बनती हैं। जैसे संज्ञा है हाथ और उससे क्रिया बन गई हथियाना। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। सच में क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। तो हमने क्या क्या सीखा? पहला, क्रिया से ही वाक्य को मतलब मिलता है। दूसरा, क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। और तीसरा, क्रिया को मुख्य रूप से कर्म और संरचना के आधार पर बांटा जाता है। इन बातों को समझना ग्रामर के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब ये सब बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या वाक्यों में अलग अलग तरह की क्रियाओं को पहचाना जा सकता है? अगली बार जब भी कुछ पढ़ें तो जरा ध्यान दीजिएगा और इन क्रियाओं को ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अक्सर हिंदी व्याकरण के नियम उलझा देते हैं, है ना? खासकर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी चल रही हो। तो घबराने की कोई बात नहीं। आज हम व्याकरण के 3 ऐसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देंगे जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं।
हम फोकस करेंगे 3 खास नियमों पर, काल, कारक और क्रिया। देखा जाए तो ये तीनों ही हिंदी व्याकरण की नींव हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम इन तीनों में से एक एक टाइप को उठाएंगे और समझेंगे। मतलब पहले हम एक्शन के टाइम पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्शन किस टूल से हो रहा है, और आखिर में एक्शन का नेचर कैसा है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले काल यानी टेंस। और यहां हम किसी सीधे साधे टेंस की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम बात करेंगे एक ऐसे काल की जिसमें कह सकते हैं थोड़ा सस्पेंस है। नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक्शन तो प्रेजेंट में हो रहा है, पर बोलने वाले को पक्का नहीं पता कि वो हो भी रहा है या नहीं, है ना? एक ग्रामेटिकल मिस्ट्री जैसा। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी यही बात कहती है। मतलब डाउट एक्शन के होने पर है, उसके टाइम फ्रेम पर नहीं। हमें ये तो क्लियर है कि बात प्रेजेंट की है, पर वो काम हो रहा है या नहीं, बस यहीं पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब भी किसी सेंटेंस के आखिर में होगी या होगा जैसा कुछ दिखे, तो बस समझ जाइए कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ये बेसिकली माइट बी या प्रोबेबली वाला सेंस देता है। चलिए, अब टेंस से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कारक की। इसमें भी हम फोकस करेंगे करण कारक पर। ये वो फैक्टर है जो बताता है कि कोई भी काम किस टूल या किस साधन से किया गया है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। करण कारक असल में किससे या किसके जरिए इस सवाल का जवाब है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, लड़का कलम से लिखता है। सवाल पूछिए, किससे लिखता है? जवाब मिला, कलम से। बस यही है करण कारक। इसकी जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि नाउन या प्रोनाउन का वो रूप जो एक्शन के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट को दिखाए, वही करण कारक है। सीधे शब्दों में वो चीज जिसकी हेल्प से काम पूरा हो रहा है। तो इन सेंटेंसेस में देखिए, कलम और बाण, ये दोनों क्या हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे लिखने और मारने का काम हुआ। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो यहां पर कीवर्ड क्या है? वो है से। ये से ही वो मार्कर है, वो क्लू है जो बताता है कि यहां करण कारक है। ये से ही एक्शन को उसके टूल से कनेक्ट करता है। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात है, खासकर एग्जाम्स के लिए। से का मतलब हमेशा टूल या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। कभी कभी से सेपरेशन मतलब अलग होने का भाव भी देता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो सही जवाब पहचानने के लिए पूरे सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना क्रिटिकल है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक पर। यह है एक ऐसी क्रिया जो कह सकते हैं थोड़ी बॉस जैसी है। मतलब ये खुद काम नहीं करती, दूसरों से करवाती है। और इसका नाम है प्रेरणार्थक क्रिया। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजेदार है। इसमें जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता, वो एक्शन करता नहीं है, बल्कि वो किसी और को एक्शन करने के लिए इंस्पायर करता है, या कहिए उससे काम करवाता है। वो डूअर नहीं, कॉज बन जाता है। तो देखिए, ऐसी वर्ब्स में दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है प्रेरक कर्ता यानी इंस्पायरर। जैसे माँ बच्चे को हंसाती है, इसमें माँ प्रेरक करता है। और दूसरा है प्रेरित कर्ता, मतलब जो इंस्पायर हुआ। यहां वो है बच्चा जो असल में हंसने का काम कर रहा है। और हां, इससे जुड़ा एक गोल्डन रूल याद रखना है। कोई भी वर्ब, चाहे वो सकर्मक हो या अकर्मक, जब वो प्रेरणार्थक बनती है तो वो हमेशा ऑलवेज सकर्मक यानी ट्रांजिटिव ही होगी। मतलब उसका असर किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हंसाने का असर किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जो हमने आज समझे। ये सिंपल फॉर्मूलाज याद रखने में आसान रहेंगे। संदिग्ध वर्तमान मतलब प्रेजेंट प्लस डाउट। करण कारक यानी एक्शन का टूल जिसका मार्कर है से। और प्रेरणार्थक क्रिया, बस याद रखिए जब सब्जेक्ट बॉस बनकर किसी और से काम करवाए। तो अब अगला स्टेप क्या है? प्रैक्टिस। ये जो नॉलेज है, ये हिंदी पढ़ने और लिखने के तरीके को कैसे बदल सकती है?
अगली बार कुछ भी पढ़ते वक्त इन नियमों को ढूंढने की कोशिश जरूर करें। धीरे धीरे ये समझ आएगा कि हिंदी व्याकरण एक पजल की तरह है और इसे सॉल्व करने का अपना ही मजा है।